क्या आपने कभी सुना है कि कुछ घर इतने पुराने नहीं होते जितना उनका अंधेरा होता है। कुछ इमारतें ईंट पत्थर से नहीं बल्कि उन चीखों से खड़ी होती हैं जो कभी सुनी नहीं गईं। भारत के हृदय में बसे काशी, बनारस की भूल भुलैया जैसी गलियों में ऐसी ही एक जगह है। एक नाम जो लोगों की जबान पर आता है पर कोई उसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता। काल यंत्र हवेली। कभी से राज नारायण कोठी कहा जाता था। शहर के बुजुर्ग आज भी फुसफुसा कर कहते हैं, पहले ये नाम लोगों के दिल में गर्व जगाता था, अब डर जगाता है। सन 1931 की बात है। गंगा के उत्तरी घाटों पर रहने वाला एक परिवार, दीपक शुक्ला परिवार, अचानक बनारस छोड़कर कहीं चला गया। लोग कहते हैं कि उनकी कोठी में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उन्हें हमेशा के लिए डरा दिया था, पर ये बस अफवाहें थीं या शायद चेतावनियां। आज लगभग 90 साल बाद वो जगह फिर चर्चा में आई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला 29 वर्षीय शोधार्थी नक्षत्र दीक्षित लोक कथाओं पर शोध करते हुए इस हवेली के बारे में एक पुरानी नगरपालिका रिपोर्ट तक पहुंचा। रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा था, प्रवेश वर्जित, संरचना असुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से दूषित मानी जाती है। नक्षत्र हंस पड़ा। आध्यात्मिक रूप से दूषित? 1930 में नगरपालिका ये शब्द इस्तेमाल करे, ये दिलचस्प है। उसकी रिसर्च वहीं से शुरू हुई। उसे लगा जैसे हवेली ने खुद उसे बुलाया हो। नक्षत्र के साथ उसकी छोटी बहन सुकृति भी रहती थी, 23 साल की, बनारस के ही स्कूल में अध्यापिका। वो हमेशा कहती, भैया, लोगों की पुरानी त्रासदियां शोध का विषय नहीं होती, वे चेतावनियां होती हैं। लेकिन नक्षत्र जिद्दी था। उसका मानना था, हर दंत कथा के पीछे एक सच्चाई दबी होती है और मैं उसे खोज कर रहूंगा। शाम का समय था जब नक्षत्र पहली बार राज नारायण कोठी, जिसे अब लोग काल यंत्र हवेली कहते थे, के सामने खड़ा हुआ। गंगा से आती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन हवेली के आसपास अजीब तरह की गर्माहट थी, जैसे हवा यहां आकर रुक जाती हो। भीतर से बिल्कुल सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने दिल की धड़कन भी बहुत तेज सुनाई देने लगे। दरवाजे पर एक टूटी तख्ती टंगी थी, प्रवेश मना है, खतरा। नक्षत्र ने टॉर्च निकाली और भीतर कदम रखा। जैसे ही उसका पैर चौखट के अंदर गया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ हो। वो मुड़ा, कोई नहीं। हवेली का मुख्य हॉल बड़ा था, पर सब कुछ धूल और जाले से ढका। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, कुछ फटे हुए, कुछ जल चुके। सबके चेहरे अजीब तरह से धुंधले थे, जैसे किसी ने जानबूझकर आकृतियों को मिटाया हो। ये जगह तो बिल्कुल रिसर्च गोल्ड माइन है, नक्षत्र ने हंसते हुए कहा। इसी बीच उसे दीवार के कोने में कुछ दिखा। एक तांबे की घंटी, बहुत छोटी, पर उस पर खुदे हुए निशान बिल्कुल वही थे जो उसने BHU लाइब्रेरी में एक पुराने ग्रंथ में देखे थे। काल यंत्र, एक निषिद्ध अनुष्ठान का चिन्ह। जैसे ही उसने घंटी उठाई, पूरी हवेली में एक धीमी कराहती ध्वनि गूंजी। नक्षत्र रुका, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। कोई है? उसने आवाज लगाई। कुछ नहीं, सिर्फ वही कराह, धीमी, थकी हुई, टूटी हुई। नक्षत्र धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां ऊपर अंधेरे में जाती थीं और बिल्कुल बीच में एक पुरानी खिड़की थी, सीलन से भरी, धुंधली, लेकिन उसके पीछे जैसे कोई चल रहा हो। ये सब हवा की आवाज है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल उसे झूठा साबित कर रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, आधा खुला। दरवाजे के नीचे से हल्की सी लाल रोशनी झलक रही थी, जैसे अंदर दिया जल रहा हो। लेकिन हवेली में बिजली, तेल, कुछ भी नहीं था। नक्षत्र ने पहली बार डर महसूस किया। टॉर्च की रोशनी दरवाजे की ओर जाते हुए कांप रही थी। जैसे जैसे वो पास जाता, लाल रोशनी और तेज होती जाती। और तभी दरवाजे के पीछे किसी ने धीरे से कहा, इतना देर क्यों लगा दी? हम इंतजार कर रहे थे। नक्षत्र के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसने टॉर्च गिरा दी। लाल रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरा, गहरा, ठंडा, भारी। फिर अंधेरे में किसी ने खिड़की के कांच पर उंगलियां फेरी, धीरे, खुरचने की आवाज में, अंदर आओ। और टॉर्च अचानक चालू हो गई। उसकी रोशनी सीधे दरवाजे के ऊपर एक पुराने लकड़ी के पट पर पड़ी, जिस पर हाथ से खुदा था।
राजनारायण की बेटी अब भी यहाँ है। नक्षत्र ने सांस रोक ली और उसी पल गलियारे के अंत में किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, टूटी, मानो कोई जमीन पर घिसटते हुए उसकी तरफ आ रहा हो। अंधेरे में आती वो आवाज कुछ अलग ही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जिंदा नहीं बल्कि किसी की थकी हुई, टूटी हुई आत्मा जमीन पर घिसटते हुए उसकी ओर बढ़ रही हो। टॉर्च कांप रही थी, जैसे खुद उस जगह से डर रही हो। कौन है वहां? नक्षत्र की आवाज उसके गले में अटक गई। सीढ़ियों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर कदमों की आवाज बेहद साफ थी, धीरे, भारी, जैसे पैरों के बजाय किसी का पूरा वजन हाथों पर हो। नक्षत्र ने एक पल को सोचा कि वापस जल्दी से भाग जाए, पर गलियारे के बीच खड़ी हवेली की ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई। ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया हो, जबरदस्ती आगे धकेलते हुए। वो घबरा कर मुड़ा, कोई नहीं था। वो अब आधे खुले दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे के नीचे से जो लाल रोशनी पहले आ रही थी वो अब गायब हो चुकी थी, लेकिन जमीन पर एक हल्की सी राख बिछी हुई थी, मानो वहां कुछ जलाया गया हो। उसने टॉर्च उठाई और उसे राख पर टिकाया। राख किसी साधारण चीज की नहीं थी, उसमें छोटे महीन सफेद कण भी थे, हड्डियों जैसी। नक्षत्र का गला सूख गया। ये शायद किसी पुरानी पूजा की राख होगी। वो खुद को भरोसा दिलाने लगा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं बचा था। धीरे से उसने दरवाजा पूरा खोला। कमरा काफी बड़ा था, पर खाली। बीच में गोल दायरा बना हुआ था, काली राख से, और दायरे के चारों ओर वही चिन्ह थे जो उसने घंटी पर देखे थे। यंत्रों की आकृतियां, काल यंत्र के आकार। उसने बोलकर याद किया, काल यंत्र, निषिद्ध अनुष्ठान, समय को बांधने का दावा, और इसके भीतर फंसी आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। ये बात उसने BHU के एक गूढ़ ग्रंथ में पढ़ी थी। तब उसे लगा था कि ये सब कल्पना है, पर आज वही आकृतियां उसके सामने जमीन पर बनी थी। कमरे के ठीक कोने में दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी थी। धूल हटाने पर तस्वीर में एक आदमी दिखा, सफेद दाढ़ी, गंभीर चेहरा, पर आंखों में एक अजीब सी क्रूर चमक थी। फ्रेम के नीचे नाम खुदा था, राजनारायण शुक्ला, 1901। नक्षत्र के हाथ ठिठक गए। यही तो था काल यंत्र हवेली का पहला मालिक, उसी आदमी की कोठी जिसे लोग श्रापित कहते थे। पर तस्वीर के ठीक नीचे कुछ लिखा था, बहुत हल्का, मुश्किल से पढ़ा जा सके ऐसा, मेरी बेटी मेरे वचन की कैदी है। नक्षत्र पीछे हट गया। वचन? कैदी? बेटी? क्या ये वही राजनारायण की बेटी थी जिसका नाम दरवाजे के ऊपर उकेरा था? अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर पीछे खिड़की से किसी ने धीरे से सांस ली, एक लंबी, थकी हुई सांस। नक्षत्र ने जैसे तैसे टॉर्च दोबारा ऑन की। रोशनी सीधी खिड़की पर पड़ी, और वहां कांच के पीछे एक परछाई खड़ी थी, एक लड़की की। बाल मिट्टी से सने हुए, आंखों के गड्ढे खाली, पर उसकी उंगलियां कांच पर ऐसे थीं जैसे वो बाहर आने की कोशिश कर रही हो। नक्षत्र चीख भी नहीं पाया। वो पीछे हटने ही वाला था कि खिड़की की परछाई ने धीरे से सिर झुकाया, मानो उसे पहचान लिया हो, और फिर कांच के बिल्कुल सामने आकर उसने होंठ हिलाए। शब्द सुनाई नहीं दिए, पर नक्षत्र ने पढ़ लिया, मुझे यहां से निकालो। रोशनी फिर एक बार बुझ गई। पूरी हवेली खामोश हो गई। नक्षत्र पसीने में भीग चुका था। उसने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन कुछ उसके पैर टकराया। वो नीचे देखने लगा। एक छोटी सी डायरी, चमड़े की, आधी जली हुई, फर्श पर पड़ी थी। टॉर्च की बची हुई रोशनी में उसने पहला पन्ना खोला। मैं सुहानी राजनारायण। पिता ने कहा है कि जब अग्नि शांत होगी मैं भी मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अग्नि कभी शांत नहीं होती। डायरी का अगला पन्ना जल चुका था। नक्षत्र ने धीमे से फुसफुसाया, तो ये वही है राजनारायण की बेटी। उसी पल कमरे के बाहर गलियारे में कदमों की आवाज गूंजी, धीमे, टूटी, घिसटती हुई। पर इस बार ये आवाज एक नहीं थी, 3 थी, और वो उसकी ओर आ रही थी। गलियारे में 3 अलग अलग कदमों की आवाजें थीं।
और उनमें एक अजीब असमानता थी। कोई ज्यादा भारी, कोई हल्का, और तीसरा मानो घुटनों पर रेंगता हुआ। नक्षत्र के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी कांपती हुई दरवाजे की ओर गई। कदमों की आवाज और करीब आती जा रही थी। कभी ऐसा लगता कि वे सीढ़ियों पर हैं, फिर अचानक दीवार के ठीक बगल में, जैसे हवेली में कोई तर्क काम ही नहीं कर रहा था। नक्षत्र ने जल्दी से डायरी उठाई और कमरे के कोने में छिपने जैसा करने लगा। पर तभी उसे याद आया, ये घर खाली है, दशकों से कोई नहीं रहता। तो ये कदम किसके? उसने टॉर्च को बंद कर दिया। पूरे गलियारे में अंधेरा फैल गया, लेकिन कदमों की आवाज एकदम पास आ चुकी थी, इतनी पास कि उसे जमीन की कंपन भी महसूस हुई। फिर एकदम सन्नाटा, जैसे किसी ने अचानक हवा रोक दी हो। नक्षत्र ने दीवार से टिककर गहरी सांस ली। शायद वो भ्रम था, शायद चूहे थे, शायद। अचानक उसके बिल्कुल पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, वो आग कभी बुझी नहीं। नक्षत्र की रीढ़ से नीचे तक ठंड उतर गई। वो झटके से मुड़ा, टॉर्च चालू की। कोई नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया था, जैसे किसी ने अभी अभी पास में कुछ जलाया हो। हवेली की हवा में धुआं सी गंध थी, पुरानी, बुझी नहीं बल्कि ताजा। उसने डायरी खोली। दूसरा पन्ना आधा जला था, लेकिन जो बचा था उसमें लिखा था, पिता ने मुझे काल यंत्र के भीतर बांध दिया है। ये व्रत मेरी सांसों को भी अपने में खींच लेता है। मैं कितनी बार मर चुकी हूं मुझे नहीं पता। नक्षत्र का दिल तेज धड़कने लगा। काल यंत्र, मृत या जीवित, दोनों को बांधने वाला निषिद्ध अनुष्ठान, ये सब कहानियां नहीं थीं। अचानक उसके फोन में रोशनी चमकी। सिग्नल चला गया था, पर स्क्रीन पर कुछ उभर आया था, एक नोटिफिकेशन। हालांकि इंटरनेट नहीं था। सुकृति, भैया जल्दी घर आओ, आज हवेली मत जाना। मैसेज का समय आज शाम 6:03 पर। लेकिन सुकृति को तो पता ही नहीं था कि वो हवेली में है। और सबसे डरावनी बात, यह संदेश उसके फोन में अभी आया था, जबकि फोन में सिग्नल नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद फोन ग्लिच कर रहा है। तभी नीचे हवेली के मुख्य दरवाजे की दिशा से एक भारी चीज गिरने की आवाज आई। धड़ाम। नक्षत्र चौंक कर गलियारे की ओर देखने लगा। अब आवाजें फिर शुरू हो गई थीं, लेकिन इस बार स्पष्ट थीं। कोई या कुछ नीचे से ऊपर आ रहा था, धीरे, सांस भरते हुए, जैसे कोई बेहद थका हो लेकिन रुकने के लिए तैयार ना हो। नक्षत्र ने खुद से कहा, यहां 1 सेकंड भी रुकना बेवकूफी होगी। पर तभी उसकी नजर कमरे के बाहर दीवार पर पड़े एक पुराने लकड़ी के बोर्ड पर गई। दबाई हुई धूल हटाने पर उस पर लिखा उभरा, राजनारायण का अंतिम आदेश, काल यंत्र को कभी मत खोलना और मेरी बेटी को कभी मुक्त मत करना। नक्षत्र के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसका मन एकदम रुक सा गया। क्यों? राजनारायण अपनी बेटी को क्यों कैद करता? और उस कैद में क्या था जिसे खोलना वर्जित था? उसने दीवार के नीचे की दीवार छुई और अचानक उसे एहसास हुआ कि ईंटों के पीछे खालीपन है। एक खोखली आवाज आई। उसने धीरे से धक्का दिया। दीवार हिली नहीं, लेकिन उसने देखा ईंटों के किनारे पर वही निशान बने थे जो काल यंत्र के दायरे पर थे। इसका मतलब दीवार सिर्फ दीवार नहीं थी, वो कुछ छुपा रही थी। कदमों की आवाज अब पहले से तेज हो चुकी थी। वे ऊपर आ रहे थे। नक्षत्र ने डर और जिज्ञासा के बीच फंसे मन से एक बार फिर दीवार का निरीक्षण किया। ईंटों के एक छोटे से खांचे को दबाते ही टक, एक तेज क्लिक की आवाज गूंजी। दीवार धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगी। अंधेरे में एक गुप्त कमरा सामने आया। कमरे के बीच में एक छोटी सी वेदी थी और वेदी पर एक पुराना तांबे का दीपक जिसमें आग जल रही थी। हां, वो वास्तव में जल रही थी, पर यहां कोई इंसान नहीं था, कोई तेल नहीं, कोई हवा नहीं। फिर भी दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम रखा हो। और दीपक के सामने वेदी के ऊपर एक पवित्र चक्र खुदा हुआ था और उस चक्र में एक छोटी सी राख की ढेरी। नक्षत्र सांस रोककर आगे बढ़ा।
राख की ढेरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने पुराने अनुष्ठानों की किताबों में देखी थी। कालयंत्र में बंधी हुई आत्मा की बची हुई भस्म। वो मुड़ा तो देखा कि गलियारे में जो कदमों की आवाज थी अब वे कमरे के बिल्कुल बाहर रुक चुकी थी। अंधेरे में कोई खड़ा था। नक्षत्र को सिर्फ उसका आकार दिख रहा था, धीमा, स्थिर, और उसकी सांस एकदम ठंडी। और उसी पल दीपक की लौ अचानक 3 गुना बड़ी हो गई और हवा में एक महिला की आवाज गूंजी, मुझे वापस मत लाना। फिर वही आवाज, और भारी और गहरी, और उसे मुक्त मत करना। दीपक बुझ गया, अंधेरा छा गया, और दरवाजे पर जो आकृति खड़ी थी वो धीरे से मुस्कुराई। अंधेरे में खड़ी वो आकृति हल्की सी हिली, जैसे किसी ने उसे धीरे से आगे धकेला हो। नक्षत्र का दिल ऐसे धड़क रहा था कि उसे लगा हवेली की दीवारें भी उसे सुन सकती हैं। उसने हिम्मत करके टॉर्च चालू की। रोशनी सीधी दरवाजे पर पड़ी। वहां कोई नहीं था। अभी कुछ पल पहले वो आकृति इतनी साफ थी, एक परछाई, एक चेहरा भी, पर अब गलियारा खाली था। लेकिन जमीन पर राख के धुंधले निशान पड़े थे, मानो कोई वहां खड़ा था, पर उसके पैर नहीं, सिर्फ राख गिर रही हो। नक्षत्र ने गहरी सांस ली और गुप्त कमरे की ओर मुड़ा। दीपक बुझ चुका था, पर दीवारें अभी भी गर्म थीं, जैसे किसी ने लंबे समय बाद पहली बार इस बंधन स्थल को छुआ हो। उसने राख की ढेरी को देखा। उसमें हल्की सी चमक थी, जैसे राख जीवित हो, और उसी क्षण उसे एहसास हुआ, कमरा सिर्फ गुप्त नहीं था, ये अनुष्ठान का केंद्र था। वही केंद्र जहां राजनारायण ने अपनी बेटी सुहानी को बांधा था। नक्षत्र के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी का अगला पन्ना खोला, जो आधा ही बचा था। मैं हर रात जलती हूं और हर सुबह फिर से बंध जाती हूं। पिता कहते हैं ये मेरा भाग्य है, पर मैं किस पाप की सजा काट रही हूं मुझे याद नहीं। पन्ना अचानक लाल दागों से भरा था, पुराने, सूखे हुए, शायद खून। नक्षत्र ये सब देख ही रहा था कि गुप्त कमरे की दीवार के अंदर से एक धीमी धुक धुक की आवाज आने लगी, जैसे दूसरी तरफ कोई या कुछ धीरे धीरे दीवार पर हाथ मार रहा हो। नक्षत्र पीछे हट गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तंत्र चिन्हों ने जैसे दरवाजे को जाम कर रखा था। फिर दीवार के पीछे से एक आवाज आई, मुझे बाहर आने दो। आवाज बेहद हल्की थी, जैसे कोई पानी के भीतर बोल रहा हो, पर आवाज में सिर्फ एक भावना थी, दर्द। नक्षत्र ने टॉर्च संभाली और गलियारे की ओर भागा। अब वो हवेली का हर कोना छोड़कर बाहर निकलना चाहता था, पर सीढ़ियों पर पहुंचकर उसका कदम रुक गया। सीढ़ियों के बीचों बीच राख की एक लंबी लकीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शरीर घिसटता हुआ ऊपर आया हो। उसने झुककर लकीर को छुआ। राख अभी भी गर्म थी। नीचे के हॉल से एक गूंज आई, धीमी, अनियमित, जैसे किसी ने लकड़ी पर उंगलियां फेरी हों। टक टक टक। नक्षत्र ने नीचे झांका। मुख्य हॉल के कोने में रखा पुराना पीतल का घड़ा हिल रहा था, धीरे धीरे, अपने आप। इतने साल बाद भी वहां कोई घड़ा कैसे बचा था? वो आधा खुला था और उसके भीतर से एक स्याह धुआं सा उठ रहा था। धुआं जो हवा में ऊपर जाने की बजाय नीचे की ओर बह रहा था, सीढ़ियों, नक्षत्र और गुप्त कमरे की ओर। नक्षत्र 2 कदम पीछे हट गया। कुछ तो बहुत गलत था। तभी हॉल के दूसरे छोर से एक भारी सांस की आवाज आई, जैसे कोई बहुत थक चुका हो, जैसे कोई जिसने सदियों से आराम न किया हो। और फिर एक आवाज फुसफुसाई, नक्षत्र। वो जम गया। उसका नाम? इस हवेली में कोई उसे जानता नहीं। उसने टॉर्च गिरा दी और जैसे ही झुककर उठाने लगा, सीढ़ियों के नीचे से कोई आकृति धीरे धीरे ऊपर आने लगी।
पहले उसके बाल दिखे, लंबे बिखरे हुए, मानो वर्षों तक किसी ने उन्हें छुआ ही ना हो। फिर चेहरा, अंधेरे में धुंधला, पर आंखों के स्थान पर सिर्फ 2 खोखले गड्ढे। नक्षत्र ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। आकृति ठहर गई। उसने सिर टेढ़ा किया, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने बेहद धीमी, टूटी आवाज में कहा, तुम वही हो जो मुझे मुक्त करेगा। नक्षत्र के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया, और तभी हवेली हिलने लगी, जैसे किसी ने पूरे घर को सांस से खींच लिया हो। दीवारों से धूल गिरने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती रहीं, लकड़ी की बीमें कराहना शुरू कर दी। आकृति अब सीढ़ियों के अंतिम पायदान पर थी। नक्षत्र कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? आकृति रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया, और पहली बार उसके आंखों के खोखले गड्ढों में लाल चमक उभरी। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक हड्डियों जैसा सूखा जला हुआ हाथ, और कहा, मैं सुहानी हूं, और काल यंत्र ने मुझे अभी तक जाने नहीं दिया। अचानक पूरी हवेली में एक तीखी घंटी बजी। टन। और लाल चमक गायब हो गई। आकृति हॉल की तरह अंधेरे में धुंधली हो गई और धीरे धीरे मिटती चली गई। बस राख गिरती रही। नक्षत्र जमीन पर बैठा रह गया। उसकी सांसें कांप रही थीं। उसके सामने आधी सीढ़ी तक फैली सुहानी की राख। और तभी फोन फिर चमका। एक नया मैसेज, बिना नेटवर्क। भैया, घर मत आना। तुम जहां हो वहां अकेले नहीं हो। सुकृति। नक्षत्र का हाथ कांप रहा था। फोन की स्क्रीन पर चमकता संदेश जैसे उसकी सांसें जकड़ रहा था। तुम जहां हो वहां अकेले नहीं हो। लेकिन सुकृति, उसे कैसे पता? उसे तो पता ही नहीं था कि नक्षत्र हवेली में है। और सबसे बड़ा सवाल, बिना नेटवर्क के संदेश आया कैसे? उसने फोन जेब में रखा और खुद को संभालने की कोशिश की। हवेली अब पूरी तरह जाग चुकी थी। दीवारें कराह रही थीं। सीलन की गंध अचानक तेज होकर धुएं में बदलने लगी। हवा भारी हो गई, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। नक्षत्र सीढ़ियों से नीचे उतरकर मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। घड़ा अभी भी वहीं था। अंदर से निकलता स्याह धुआं अब पूरे हॉल में फैल चुका था। धुआं हवा में ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि फर्श को पकड़कर एक दिशा में बह रहा था, ठीक उसी गलियारे की ओर जहां गुप्त कमरा था। नक्षत्र ने धीमी आवाज में कहा, "ये धुआं क्या किसी को बुला रहा है या किसी को रोक रहा है?" अचानक एक तेज कड़क की आवाज आई, जैसे कोई भारी दरवाजा टूट गया हो। हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की, जो बाहर से बंद थी, एक झटके के साथ खुल गई और भीतर से एक आवाज आई, न बहुत तेज न बहुत धीमी, पर बेहद स्पष्ट, "भागो मत।" नक्षत्र ने सिर उठाकर ऊपर देखा। खिड़की के पीछे कोई खड़ा था, पर इतना धुंधला कि पहचानना मुश्किल। एक लड़की का आकार, उसके बाल जैसे हवा में तैर रहे हों और उसकी आंखें 2 जलते बिंदु। वो एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रही, फिर धीरे से हाथ उठाया, मानो नक्षत्र को ऊपर बुला रही हो। नक्षत्र पीछे हट गया। दिल धड़क रहा था, पर दिमाग काम कर रहा था। अगर ये सुहानी है तो वो मुझे क्यों बुला रही है? और अगर ये सुहानी नहीं तो क्या ये उसी का रूप लेकर मुझे छल रही है? उसी समय उसके कानों में एक और आवाज आई, फुसफुसाहट, एकदम करीब से। वो सुहानी नहीं है। नक्षत्र घूम गया, पर उसके पीछे कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लगे एक पुराने फ्रेम में दरार थी। दरार के भीतर कुछ हिलता हुआ, मानो अंदर किसी ने हल्के से दस्तक दी हो।
धीमी, नियमित और दर्द भरी। टक टक टक। नक्षत्र ने टॉर्च उस फ्रेम पर टिकाई और देखा कि तस्वीर के ठीक पीछे वाला हिस्सा खोखला था। दीवार के पीछे कोई खाली जगह थी और अंदर से कोई हाथ दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो हाथ मांस का नहीं था, राख और चिंगारी का था। नक्षत्र पीछे उछला। हवेली की हवा अब धड़कती प्रतीत हो रही थी, जैसे पूरा घर सांस ले रहा हो। उसने गलियारे में कदम रखा तो गुप्त कमरे की दिशा से फिर वही स्त्री स्वर उभरा। मुझे बाहर मत निकालो, कृपया। इसके तुरंत बाद एक और आवाज आई, भारी, कठोर, मानो किसी पुरुष की। मेरी बेटी को छूने की कोशिश मत करना। नक्षत्र का मन ठहर गया। क्या वो राजनारायण की आवाज थी? उसने साहस जुटाकर हॉल के सबसे कोने में रखे पुराने दस्तावेजों के ढेर को छानना शुरू किया। धीरे धीरे मलबे, धूल और दीमक लगे कागजों के बीच से एक मोटी चर्म पुस्तक निकली। उस पर उभरा हुआ लिखा था, काल यंत्र विधि पत्र, राजनारायण शुक्ला। नक्षत्र ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। स्याही धुंधली थी, लेकिन शब्द साफ पढ़े जा सकते थे। जो आत्मा काल यंत्र में बांधी जाती है वो तब तक मुक्त नहीं होती जब तक दीपक बुझ न जाए। पर यदि दीपक को कोई बाहरी व्यक्ति देख ले तो बंधन टूटने लगता है। नक्षत्र ने देखा, दीपक, उसे तो उसने देखा था और वो बुझ चुका था। मतलब सुहानी का बंधन अब टूट रहा है। लेकिन अगले पन्ने पर लिखी पंक्ति ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। बंधी हुई आत्मा टूटने पर केवल मुक्त नहीं होती, वो अपने बंधक को भी अपने साथ खींच ले जाती है। बंधक कौन? उसके बाद पन्ने पर एक बड़ा लाल दाग था, खून का, और उसके नीचे लिखा था, यदि कोई बाहर वाला इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे तो आत्मा उसे मुक्त करने के लिए इस्तेमाल करेगी। वो उसे चुनेगी क्योंकि उसे किसी जीवित माध्यम की जरूरत होती है। नक्षत्र ने जैसे तैसे पुस्तक बंद की और उसके दिमाग में गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। क्या इसलिए सुहानी मुझे बुला रही थी? क्या इसलिए उसने कहा, तुम वही हो जो मुझे मुक्त करेगा? अचानक सामने की दीवार पर छाया हिली। किसी इंसान की नहीं, बल्कि दो आकारों की। एक छोटी लड़की की, दूसरा एक ऊंचा, विकृत, जलता हुआ पुरुषाकार। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। लड़की की आवाज आई, मुझे बाहर लाओ। और उस पुरुष की आवाज, उसे मत छूना। फिर दोनों परछाइयां एक दूसरे में उलझ गईं, जैसे दो आकृतियां लड़ रही हों। हवेली की छत से मिट्टी गिरने लगी, बीमें कराहने लगीं, दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, छोटे बड़े, बच्चों के, बुजुर्गों के। हवेली में मानो दर्जनों आवाजें जाग उठीं। नक्षत्र जमीन पर गिरा, उसका सिर घूम रहा था और उसी क्षण फोन फिर चमका। एक नया संदेश, बिना सिग्नल, बिना इंटरनेट, सुकृति की ओर से। भैया, कृपया रुक जाओ, राजनारायण तुम्हें देख रहा है। संदेश के नीचे एक तस्वीर अटैच थी। तस्वीर नक्षत्र ने क्लिक नहीं की थी, वो हवेली की सीढ़ियों की फोटो थी और उसमें नक्षत्र के पीछे खड़ी वही राख से बनी आकृति दिखाई दे रही थी, ठीक उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाते हुए, तुम चुने गए हो। नक्षत्र स्तब्ध रह गया। फोन में दिखाई गई तस्वीर वास्तविक थी, इतनी वास्तविक कि उसे अपनी सांस अटकती हुई महसूस हुई। राख से बनी वो आकृति जो कुछ देर पहले सीढ़ियों पर थी, अब तस्वीर में उसके कान के पास झुककर कुछ कह रही थी। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और जली हुई थीं, जैसे किसी ने आग में पकड़ी हड्डियों को मोड़कर इंसानी हाथ का रूप दे दिया हो। नक्षत्र ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियां खाली थीं, कोई आकृति नहीं, कोई सांस नहीं, बस हवेली की भारी ठंडी खामोशी। एक पल के लिए लगा कि सब भ्रम होगा, लेकिन तस्वीर उसके हाथ में थी और वो झूठ नहीं बोलती। उसने फोन जेब में रखा और तेजी से मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। अब बस एक ही इच्छा थी, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाना। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, लकड़ी अपने आप बंद हो गई। धड़ाम। नक्षत्र ने हैंडल खींचा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगाई, पर दरवाजा जस का तस रहा,
जैसे किसी ने दूसरी तरफ से पकड़ कर रखा हो। अचानक उसी दरवाजे की लकड़ी पर ठीक उसके हाथ के पास 3 स्पष्ट खरोंचें उभर आईं। 1, 2, 3। ऐसा लगा जैसे किसी ने नाखूनों से ताजा निशान बनाए हों। नक्षत्र पीछे हट गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी उंगलियां सुन्न होने लगीं, और उस ठंड के भीतर उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। नक्षत्र, वही आवाज थी, वही जिसे उसने गुप्त कमरे के बाहर सुना था, वही जिसे उसने सीढ़ियों पर देखा था। लेकिन इस बार आवाज पहले से कहीं अधिक साफ थी, मानो कोई बोलने वाला इंसान हो जो उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। नक्षत्र ने खुद को संभाल कर कहा, तुम सुहानी हो या कोई और? एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई लंबा पतला कपड़ा जमीन पर घिसट रहा हो। फिर आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुमने जगा दिया है। नक्षत्र का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सुहानी है या वो दूसरी उपस्थिति, राजनारायण, जिसकी धमकी वो कई बार सुन चुका था? हवेली की पुरानी लकड़ी चीखने लगी, जैसे घर किसी बोझ के नीचे झुक रहा हो। छत की धूल धीरे धीरे गिरने लगी। नक्षत्र ने गलियारे की ओर देखा। गहरी अंधेरी में 2 आकृतियां उभर रही थीं। पहले एक, छोटी, हल्की, शायद सुहानी। दूसरी ऊंची, चौड़ी और अंधेरे में लगभग काली, जैसे कोई राख की मूर्ति। दोनों आकृतियां धीरे धीरे अलग हुईं। पहले लड़की की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। उसके पीछे कदमों की भारी आवाज आई। पुरुष का स्वर उभरा, उसे मत सुनो। आवाज में आदेश की कठोरता थी, जैसे किसी राजा की जो अपने नियम कभी नहीं तोड़ने देता। नक्षत्र पसीने में भीग गया। ये क्या है? तुम दोनों कौन हो? मैं तुम्हारी लड़ाई में क्यों खींचा जा रहा हूं? लड़की की आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में फिसल रही थी। एक पल के लिए उसकी आंखें रोशनी में आईं, खाली, खोखली, पर उनमें एक दुख था जिसे नक्षत्र महसूस कर सकता था। मैं सुहानी हूं, पिता ने मुझे काल यंत्र में बांध दिया था, अब मेरा बंधन टूट रहा है। नक्षत्र सांस रोककर सुनता रहा। तुम्हें मेरे पास लाया गया है, उसने कहा, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। लेकिन उसी वक्त भारी आकृति हिली। उसने जमीन पर अपना पैर पटका, हवेली की दीवारें कांप उठीं। फिर पुरुष की आवाज आई, वो तुमसे झूठ बोल रही है। वो मुक्त नहीं होना चाहती, वो बाहर आना चाहती है, और यदि वो बाहर आई तो दुनिया में वो आग फिर जलेगी जो मैंने वर्षों पहले रोकी थी। नक्षत्र ने पहली बार डर के बजाय गुस्सा महसूस किया। सच कौन बोल रहा है, तुम या वो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। और तभी हवेली की तीसरी मंजिल से एक तेज चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द था, आग थी और किसी लड़की का अधूरा जीवन। नक्षत्र ने ऊपर देखा। खिड़की फिर खुली और इस बार उसके पीछे खड़ी आकृति बिल्कुल साफ दिख रही थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल अंगारों जैसी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, एक धीमी, खतरनाक पर शांत मुस्कान। उसने हाथ बढ़ाया, सीधा नक्षत्र की ओर, और उसी क्षण पूरी हवेली में दीपक अपने आप जल उठे। हर कमरे में, हर कोने में, हर ताले के पीछे, मानो पूरी हवेली ने एक साथ सांस ली हो और बोली हो, अब अनुष्ठान शुरू होगा। नक्षत्र सुहानी की बढ़ती हुई परछाई को देख रहा था। वो हवा में तैरते हुए उसके सामने आकर रुक गई। उसके चेहरे पर झुलसी हुई त्वचा थी, पर उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई देता था। मुझे बाहर निकालो, उसने धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज में कहा। मैं सदियों से यहां चल रही हूं। मेरे पिता ने मुझे बांध दिया था, एक पाप की सजा के नाम पर। नक्षत्र ने धैर्य जुटाया। तुम पर क्या आरोप था? राजनारायण ने तुम्हें क्यों कैद किया? सुहानी ने आंखें बंद की। उसके आसपास राख घूमने लगी, जैसे स्मृति हवा में तैर रही हो। मैं अपनी मां जैसी थी,
दयालु, शांत, लेकिन पिता को लगता था कि मेरी आत्मा अशुभ है। उनके गुरु ने कहा था कि मैं वंश का विनाश बनूंगी। बस इतना ही काफी था। नक्षत्र अवाक रह गया। तो तुम्हें किसी अपराध के लिए नहीं, बस अंधविश्वास के कारण बांधा गया। सुहानी ने सिर हिलाया। काल यंत्र में मुझे हर रात जलाया जाता था और हर सुबह मेरी राख उसी दीपक से फिर जुड़ जाती थी। मैं मरती नहीं थी, मैं बस जलती रहती थी। उसकी आवाज टूट गई। मैंने उनसे विनती की थी, पर पिता बदल चुके थे। गुरु के शब्द उनके लिए भगवान बन गए थे। उसी समय हवेली की जमीन हल्के से हिली। ठंडी हवाओं में एक भारी आवाज मिश्रित हुई। वो झूठ बोल रही है। दीवारों पर छाया फैलने लगी और राजनारायण की आकृति धीरे धीरे उभरी, ऊंची, काली और गुस्से से कांपती हुई। मैंने अपनी बेटी को इसलिए बांधा क्योंकि वो श्रापित थी। वो जन्म के समय ही मरी हुई थी। मैंने उसे वापस लाया और फिर वही मेरी गलती बन गई। सुहानी चीखी। नक्षत्र, उसकी बात मत सुनना। वो मुझसे डरता था। उसे लगता था कि मैं उसकी शक्ति ले लूंगी। राजनारायण का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आवाज भारी थी। मैंने तुझे बचाया था, तुझे इस दुनिया में लौटाया था और तूने रातों रात मेरे घर में मौतें लानी शुरू कर दी। तू इंसान नहीं, एक अधूरी आत्मा थी। हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठा। नक्षत्र ने सुहानी और राजनारायण को देखा। दोनों सच बोलते लग रहे थे, या शायद दोनों झूठ। पर तभी नक्षत्र की जेब में रखा फोन अपने आप वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज था। भैया, उसकी बात मत मानना। तुम जिसको बचाने गए हो वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है। सुकृति। नक्षत्र के माथे पर पसीना आ गया। अब सवाल ये नहीं था कि कौन सच कह रहा है। सवाल ये था, सुकृति को ये कैसे पता चला? उसने पूछा, सुहानी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? सुहानी एक पल के लिए रुक गई, जैसे उसकी गलती पकड़ी गई हो। तुम्हारा नाम हवेली ने बताया, उसने धीरे से कहा। हवेली जानती है कौन चुना गया है। नक्षत्र धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तुम मुझे पहले से जानती थी, है ना? सुहानी की आंखों में लाल चमक उभरी। उसकी आवाज बदल गई। अब उसमें सॉफ्टनेस नहीं थी, बल्कि आदेश था। नक्षत्र, तुम यहां मुझे मुक्त करने आए थे। ये तुम्हें स्वीकारना ही होगा। राजनारायण की आकृति अचानक तेज होकर बोली, वो तुझे इस्तेमाल करेगी। काल यंत्र टूटेगा तो वो बाहर आएगी और वो वही विनाश शुरू करेगी जो मैंने रोका था। हवेली के दोनों चरम, दोनों शक्तियां नक्षत्र को अपनी ओर खींच रही थीं। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसने नक्षत्र को भीतर तक हिला दिया। हवा में एक तीसरी आवाज गूंजी, भैया प्लीज भाग जाओ, उसने मुझे भी देख लिया है। यह सुकृति की आवाज थी, लेकिन यह संदेश फोन से नहीं, सीधे हवेली की दीवारों से आ रहा था। दीवारों पर अचानक एक आकृति उभरी, छोटी, धुंधली, ठीक वैसी जैसी सुकृति घर में दिखती थी। नक्षत्र का खून ठंडा पड़ गया। क्या सुकृति घर पर सुरक्षित थी, या हवेली उससे भी खेल रही थी? सुहानी ने तेज आवाज में कहा, मेरे पास आओ अभी। राजनारायण गरजा, अगर तू उसके पास गया तो सब खत्म हो जाएगा। हवेली की फर्श टूटने लगी, दीवारें कांप उठीं। नक्षत्र ने महसूस किया
फैसला अब उसे करना था और इस फैसले पर ही इस हवेली का भाग्य टिका था। हवेली अब किसी जीवित प्राणी की तरह सांस ले रही थी। दीवारें फैलती सिकुड़ती महसूस हो रही थीं। हर्ष के नीचे किसी धड़कते दिल की गूंज थी और हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि प्रत्येक कदम मानो किसी दहशत की ओर ले जा रहा था। नक्षत्र बीच हॉल में खड़ा था। एक तरफ सुहानी, दूसरी तरफ राजनारायण और दीवारों पर उभरती धुंधली आकृति जो सुकृति जैसी दिखती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वास्तविक है और क्या हवेली का छल। सुहानी धीरे से आगे आई। उसकी आवाज अचानक कोमल थी, जैसे कोई बहन अपने भाई से बात करती है। नक्षत्र, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरे जैसे नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में आग नहीं है। तुम मुझे यहां से निकाल सकते हो, बिना खुद जलकर। नक्षत्र ने तड़प कर पूछा, पर तुमने मुझे क्यों चुना? क्यों मैं ही? सुहानी ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उस पल उसकी आंखों की लाल चमक गायब थी, बस उदासी थी। क्योंकि तुम मेरे खून से जुड़े हो। हवेली में अचानक एक भारी सन्नाटा छा गया। नक्षत्र स्तब्ध रह गया। क्या? मैं? तुम्हारे खून से? राजनारायण गरजा, आधा सच मत बताना सुहानी। लेकिन सुहानी ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने धीरे से कहा, मेरी मृत्यु के कई साल बाद हमारा परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। एक शाखा यहीं काशी में रही और दूसरी इलाहाबाद चली गई। तुम उसी दूसरी शाखा के वंशज हो। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली में लगे पुराने फ्रेम कांपने लगे। एक टूटी हुई तस्वीर नीचे गिरी। नक्षत्र ने तस्वीर उठाई। उसमें एक नवयुवती थी, सुहानी। लेकिन उसके बगल में खड़ा आदमी वो नक्षत्र जैसा दिखता था। चेहरा अलग, पर आंखों का आकार, भौहें, जबड़ा, सब कुछ उसके परिवार की तरह। नक्षत्र के हाथ कांप गए। तो मैं तुम्हारा कौन हूं? सुहानी ने धीमी टूटी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे परनाती हूं, मेरे वंश का आखिरी जीवित पुरुष। हवेली में अचानक ऊर्जा का बवंडर उठा। दीपक की लौ 3 गुना तेज होकर नीली हो गई। राजनारायण की आकृति विशाल होती गई, जैसे वो इस सच को दबाना चाहता हो। ये बंधन इसलिए टूट रहा है क्योंकि उसका खून वापस आ गया है। राजनारायण गरजा, काल यंत्र तभी खुलता है जब वंश पूरा हो जाए, और अब वो पूरा हो चुका है। नक्षत्र पीछे हट गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो ये सोच भी नहीं पा रहा था कि ये सच है या हवेली का कोई नया भ्रम। अगर मैं उसके खून से जुड़ा हूं, उसने कांपते स्वर में पूछा, तो हवेली मुझे यहां क्यों बुला रही है? सुहानी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे राख घूमती रही, मानो उसे रास्ता दिखाती हुई। क्योंकि काल यंत्र को खोलने के लिए 2 चीजें चाहिए, बंधी हुई आत्मा की राख और उसके वंश का खून। नक्षत्र का दिल धड़कना बंद सा हो गया। खून? सुहानी ने सिर हिलाया। हाँ, बस एक बूंद, बस एक स्पर्श, और मैं मुक्त हो जाऊंगी। इससे पहले कि नक्षत्र कुछ कह पाता, राजनारायण की आवाज गूंजी, पहले से अधिक भारी, अधिक खतरे से भरी। अगर तूने उसे मुक्त किया नक्षत्र, तो वो इस हवेली तक सीमित नहीं रहेगी, वो बाहर जाएगी, और जो मैंने रोका था वो फिर से शुरू होगा। सुहानी चिल्लाई, झूठ, मैं सिर्फ शांति चाहती हूं। राजनारायण गरजा, तू अपनी असलियत बता उसे। मरने के बाद तू क्या बनी थी? हवेली की दीवारों पर अचानक राख के गोले चमक उठे। हर खिड़की अचानक खुल गई। हवा का भंवर उठने लगा। पुराने मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। और उसी क्षण दीवार पर उभरी सुकृति जैसी दिखने वाली आकृति ने पहली बार अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, लेकिन उसकी आवाज बहुत स्पष्ट। भैया, वो सुहानी नहीं है। सुहानी बहुत पहले मर चुकी है। नक्षत्र सन्न रह गया। तुम कौन हो? उस आकृति ने धीरे से कहा। मैं वही हूं जिसे उसने पहले चुना था, जिसे मुक्त करने की कोशिश की थी।
पर जो उससे बच नहीं पाया। हवेली की हवा एक पल के लिए ठहर गई। फिर आकृति बोली, और अगर तुमने उसे मुक्त किया तो अगला तुम होगे। सुहानी की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसकी मुस्कान मिट चुकी थी। अब चेहरे पर एक खतरनाक स्थिरता थी। उसने हाथ बढ़ाया। नक्षत्र, मेरे पास आओ। नक्षत्र को पहली बार एहसास हुआ, यह अब सिर्फ सुहानी की दया या पीड़ा का मामला नहीं था। ये दो आत्माओं की लड़ाई नहीं थी। ये वंश के श्राप का अंतिम चरण था, और हवेली उसका फैसला सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। हवेली अब किसी पुराने विशाल जीव की तरह जाग चुकी थी। दीवारें धड़क रही थीं, हर कोने में राख का धुआं घूम रहा था, और बीच हॉल में नक्षत्र के सामने 3 अलग-अलग शक्तियां टकरा रही थीं। सुहानी, राजनारायण और वो तीसरी आकृति जो खुद को सुहानी का पहला चयन बता रही थी। हवेली की हवा अचानक भारी हो गई, मानो सदियों से रुका अंतिम अनुष्ठान अब शुरू होने वाला हो। राजनारायण पहली बार कमजोर दिख रहा था। उसकी आवाज धीमी थी। नक्षत्र, तू जैसे ही अपने खून से उसका चक्र छुएगा, कालयंत्र खुल जाएगा, और फिर कोई दवा, कोई मंत्र उसे वापस नहीं बांध पाएगा। सुहानी की आंखें लाल आग की तरह चमकने लगीं। उसने शांत पर सख्त आवाज में कहा, ये बंधन अधूरा है, मैंने इसे सहा है। अब मेरा अधिकार है कि मैं इससे बाहर निकलूं। मुझे बस एक स्पर्श चाहिए। नक्षत्र ने गहरी सांस ली। लेकिन तुम बाहर क्यों आना चाहती हो? तुम क्या करोगी आजाद होकर? सुहानी ने पहली बार मुस्कुराया, एक धीमी शांति भरी मुस्कान। मैं शांति चाहती हूं नक्षत्र, बस शांत सो जाना चाहती हूं। सुनने में ये सच लगता था, पर हवेली का माहौल कुछ और बता रहा था। अचानक राजनारायण ने क्रोध से हॉल को हिला दिया। दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्र उभर आए, लाल और काले रंग में। तू उसे नहीं जानता नक्षत्र, वो गरजा। तूने उसे राख में देखा है, पर मैंने उसे जीवित देखा था। एक अधूरी आत्मा जो मरने से पहले भी शांत नहीं थी। सुहानी का चेहरा ठंडा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, पिता झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही मुझे राक्षसी बना दिया। मैं ऐसी नहीं थी। तीसरी आकृति, वो जो सुकृति जैसी दिख रही थी, धीरे धीरे आगे आई। उसके पैरों के नीचे राख घूम रही थी। उसकी आवाज अब बेहद मानवीय लग रही थी। नक्षत्र, तुम सच जानना चाहते हो? नक्षत्र ने धीरे से सिर हिलाया। उस आकृति ने अपना हाथ फैलाया और हवा में एक दृश्य उभर आया, जैसे दीवारें किसी गहरे अतीत की खिड़कियां बन गई हों। दृश्य में एक विशाल कक्ष था, बीच में वही कालयंत्र का चक्र, और सुहानी जिंदा, पर आंखों में एक अनजानी चमक। वो किसी और पर हमला कर रही थी, एक नौकर जो भय से चिल्ला रहा था। नक्षत्र का शरीर जम गया। दूसरा दृश्य, सुहानी अपनी मां के गले में हाथ डालकर कुछ खींच रही थी। मां की आंखों में सदमे की झिलमिलाहट थी। तीसरा दृश्य, राजनारायण टूट चुका था। वो मंत्रों का सहारा लेकर अपनी बेटी को रोकने की कोशिश कर रहा था। इन सभी दृश्यों के बीच एक बात साफ दिख रही थी, सुहानी मरने से पहले भी अमानवीय बन चुकी थी। तीसरी आकृति बोली, जिसे तुम सुहानी समझ रहे हो, वो उसके अंदर का सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी हिस्सा बहुत पहले खो चुका है। हवेली की हवा अब सुहानी और राजनारायण की शक्ति के बीच बिजली की तरह चटक रही थी। नक्षत्र बीच में खड़ा था। एक तरफ रक्त का कर्तव्य, दूसरी तरफ श्राप का अंत, और बीच में उसका अपना डर।
हॉल के ऊपर वाली खिड़की अचानक खुली और सुहानी का पूरा जला हुआ चेहरा पहली बार साफ दिखा। बिना पलक झपकाए उसने कहा, नक्षत्र, यदि तुमने मुझे नहीं चुना तो मैं खुद चुन लूंगी। हवेली का फर्श टूटकर उसके पैरों के नीचे धंसने लगा। अनुष्ठान शुरू हो चुका था और अब कोई वापसी नहीं थी। हवेली अब एक तूफान की तरह कांप रही थी। दीवारें टूट रही थीं, छत से धूल के बादल गिर रहे थे और हॉल के बीच बना काले यंत्र जलती हुई राख की तरह चमक रहा था। नक्षत्र उसके ठीक बीच खड़ा था। एक तरफ सुहानी अपना जला चेहरा लेकर लाल चमकती आंखों के साथ, दूसरी तरफ राजनारायण टूटता हुआ पर आखिरी शक्ति से उसे रोकने का प्रयास करता हुआ, और तीसरी आकृति जिसका अस्तित्व अब साफ दिख रहा था, पुरानी राख में कैद एक और आत्मा जो सुहानी से पहले चुनी गई थी। तीनों शक्तियां नक्षत्र को अपनी ओर खींच रही थीं। सुहानी ने हाथ बढ़ाया। वो शांत पर खतरनाक थी। नक्षत्र, ये मेरी आखिरी विनती है, मेरी आग बुझा दो, मुझे मुक्त कर दो। राजनारायण गरजा, अगर तूने उसका हाथ पकड़ा तो ये दुनिया उसकी आग में जल जाएगी। नक्षत्र का दिल तेज धड़क रहा था। उसकी जेब में रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। एक आखिरी संदेश, भैया, जो सही है वही करना, डर से नहीं, सत्य से। सुकृति की आवाज। लेकिन नक्षत्र समझ चुका था ये सुकृति नहीं बोल रही थी, हवेली उसके स्वर का इस्तेमाल कर रही थी। काले यंत्र के चारों ओर राख घूमने लगी, गोलाकार, तेज और आग की तरह चमकती हुई, जैसे कोई अंतिम द्वार खुलने वाला हो। सुहानी एक कदम और करीब आई। उसकी आवाज अब बिल्कुल मानवीय लगने लगी, मानो वो सचमुच पीड़ित हो। मैं बुरी नहीं हूं नक्षत्र, मैं बस बहुत अकेली हूं। इन शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने नक्षत्र का मन डगमगा दिया। लेकिन उसी समय तीसरी आत्मा बोली। वो वही वाक्य मुझसे भी बोली थी। नक्षत्र एक पल के लिए सुहानी और तीसरी आत्मा को देखता रह गया। फिर उसके दिमाग में अचानक वो दृश्य चमका जिसमें सुहानी अपनी मां पर झपट पड़ी थी। वो हिंसा, वो पागलपन, वो आग, क्या वो अब भी वही रूप लेकर बाहर आएगी? राजनारायण ने जमीन पर एक आखिरी बार हाथ मारा। हवेली कांप उठी। वो मेरी बेटी थी, लेकिन अब वो वही नहीं है नक्षत्र। नक्षत्र के पैरों के नीचे काले यंत्र की पंखुड़ियां खुलने लगीं, मानो उसे अंदर खींचने के लिए तैयार हों। समय खत्म हो रहा था। एक ही पल में डर और सत्य दोनों ने उसकी आत्मा को खींचा और नक्षत्र ने निर्णय ले लिया, वो सुहानी को मुक्त नहीं करेगा। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैं तुम्हें बाहर नहीं ला सकता, ये दुनिया तुम्हारे दर्द को सह नहीं पाएगी। सुहानी का चेहरा अचानक बदल गया, दया से क्रोध में, क्रोध से पशुता में। उसकी आंखों की लाल चमक आग की लपटों में बदल गई। वो चीखी, तुम भी बाकी सब जैसे हो, तुम मेरे अपने हो, फिर भी मुझे छोड़ दोगे। उसकी आवाज हवेली को फाड़ने लगी, दीवारें टूट टूट कर गिरने लगीं। सुहानी ने नक्षत्र को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी राजनारायण ने उसके बीच में कदम रख दिया। बस। उसकी आवाज भारी थी, पर पहली बार उसमें पिता का दर्द था। तेरी मुक्ति नहीं, तेरी समाप्ति आज होगी। काले यंत्र की राख अचानक तेज नीली हो गई, मानो राख आग निगल रही हो। राजनारायण ने अपना दोनों हाथ फैलाए और संस्कृत मंत्र बोलना शुरू किया। सुहानी तड़पती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, पिता, नहीं नहीं, मैं अकेली हूं, मुझे बाहर आने दो। पर राजनारायण नहीं रुका। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन मंत्र जारी रहा। अचानक काले यंत्र की राख उठकर हवा में घूमने लगी और सुहानी को चारों ओर से घेर लिया। वो चिल्लाई, नक्षत्र, तुम मेरे खून हो, तुम्हें मुझे रोकने का अधिकार नहीं। नक्षत्र अपनी जगह जम गया। उसने बस एक शब्द कहा, माफ करना। राख का तूफान सुहानी को पूरी तरह ढक गया।
उसकी आवाज कम होने लगी, फिर फुसफुसाहट बनी, फिर सिर्फ हवा का बहाव। अंत में सन्नाटा। चेहरा, आवाज, आकृति सब राख बनकर हवा में उड़ गया। काले यंत्र बंद हो गया, दीपक बुझ गए, हवेली की धरती शांत हो गई और राजनारायण धीमे धीमे धुंध में बदलने लगा। उसने नक्षत्र की ओर देखा, आंखों में भारी थकान थी। धन्यवाद, तूने वो किया जो मैं नहीं कर पाया। अब इस वंश पर कोई श्राप नहीं। उसका शरीर राख बनकर बिखर गया और हवेली में पहली बार शांति छा गई। कहते हैं कि काशी की काल यंत्र हवेली अब खंडर बन चुकी है, दीवारें गिर चुकी हैं, अंदर कोई दीपक नहीं जलता और रात को कोई आवाज नहीं आती। स्थानीय लोग कहते हैं श्राप खत्म हो गया, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं काल यंत्र कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, वो बस सो जाता है। किसी नए वंशज, किसी नई आवाज, किसी नई भूल का इंतजार करता है। नक्षत्र आज भी काशी में रहता है। वो सामान्य दिखता है, पर कभी कभी उसकी आंखों में एक हल्की सी लाल चमक दिख जाती है, जैसे कोई राख अब भी उसके भीतर जाग रही हो। और हवेली के पास से गुजरने वाले कहते हैं कभी कभी हवा में एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं अकेली हूं, मुझे बाहर आने दो। क्या ये भ्रम है या काल यंत्र किसी नए द्वार की तैयारी कर रहा है? किसी को नहीं पता, और शायद कभी पता भी ना चले, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाएं तो हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए।